हटाओ। हाय स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है पैरेलल अपन ने, देखिए जो जो अपन ने पढ़ लिया था वो ये था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस होता है सी वन माइनस सी टू अपॉन रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पॉइंट का लाइन के बीच से डिस्टेंस होता है, आप पॉइंट को लाइन पे रख दो तो ऐसा आएगा ए वन एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। ठीक है, और फिर डिवाइड बाय, रुको एक मिनट, है ना मिस हो गया पेज, और फिर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस आ जाएगा, और डिस्टेंस के लिए मॉड लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो दोनों लाइन का ये ए एक्स प्लस बी वाई सेम बना दिया करो, फिर आप सी वन माइनस सी टू करो। कभी आपको लाइन अगर इस फॉर्म में दे रखा है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, तो उसमें आप क्या करो कि एम को है ना, सॉरी, ये लाइन को आप वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में बना दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं नॉन स्टॉप पढ़ाते जाऊंगा, अब लिखते जाना। ठीक है, लाइन्स आर ड्रॉन, lines are drawn parallel to the line parallel to the line 4x minus 3y plus 2 is equal to 0 at a distance of 3 by 5. At a distance of 3 by 5 from origin. Then which of the following points लिखो जल्दी लिखो, which of the following points lie on any of these lines? ठीक है, पहला दे रखा है आपको -1/4 -2/3, -1/4 2/3, 1/4 -1/3 और 1/4 1/3। ठीक, ये चार पॉइंट्स आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है पहले एक बार लिख लो और फिर समझ लो। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें एक बार। जिन्होंने डीपीपीस करी होगी, ये सब क्वेश्चन आपके लिए बच्चों का काम है, अभी बहुत ईजी लगेगा। लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन्स दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 by 5 फ्रॉम द ओरिजिन। 4x माइनस 3y प्लस 2, देखो ये एक लाइन है, इधर देखो हर कोई प्लीज, ये एक लाइन है। एट द एंड क्या बोल रहे हो मानसी, मैं समझा नहीं। देखिए सर बाय मिस्टेक, अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन, देखो इस लाइन, ये एक लाइन है अपने पास ऑलरेडी, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाई गई है, तो ऑफ कोर्स ऐसी कुछ लाइन होगी। और जो पैरेलल लाइन बनाई है मैंने, मैं उसको रेड कलर का कर देता हूँ, वो ये वाली लाइन है। ठीक है, अच्छा, तो जो पहली वाली लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके पैरेलल जो लाइन में लिखूंगा उसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी, विनायक मेरे को बताइए। अच्छा विनायक आज एबसेंट है ना, ओके। आप बताइए मुझे कोमल कि ये वाली लाइन के पैरेलल जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी, कैसे दिखेगी। 4x minus 3y plus k।
ओके 4x माइनस 3y प्लस के टाइप की दिखेगी, या लैम्डा या म्यू, कुछ भी हो, बस कांस्टेंट में फ़र्क होता है। अगर लाइन पैरेलल है तो उनका ये वाला हिस्सा सेम रहता है 4x माइनस 3y, तो ये वाला हिस्सा तो सेम रहेगा, बस कांस्टेंट का फ़र्क होगा। अब आपको क्या बोला गया है कि एक लाइन है जो कि ब्लू वाली लाइन के पैरेलल है, हमने बोल दिया कि ये रेड वाली लाइन है, और ये रेड वाली लाइन का डिस्टेंस जो है ओरिजिन से 3/5 है। तो इसका मान लेते हैं ओरिजिन यहाँ कहीं होगा 0,0, तो 0,0 से डिस्टेंस जो है इसका 3/5 है। ठीक है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस इसका 3/5 है। पीयूष मेरे को बताओ कि यहाँ पे क्या करूँ मैं। डिस्टेंस फार्मूला। किसका डिस्टेंस फार्मूला? पॉइंट का ओरिजिन से, पॉइंट का लाइन से। पॉइंट का ओरिजिन से। पॉइंट का लाइन से ना, पॉइंट का लाइन से ही तो निकालेंगे ये रेड हाँ, वाली लाइन का। लाइट से यस। हाँ चलो, रेड वाली लाइन जो है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा वो देखते हैं अपन। ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा है 3/5, और उसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। ये ओरिजिन को आप इस लाइन पे रख दो, ओरिजिन को लाइन पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा ऊपर सिर्फ, क्योंकि 4 इंटू 0 और 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। देख रहे हो ना, नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अंडर रूट ऑफ क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 9, विच विल बिकम 25। तो मॉड खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3/5, दिस इज इक्वल टू के अपॉन 5। ठीक है, ये 5 से 5 तो कट जाएगा, तो के का वैल्यू कितना आ रहा है, +-3। तो लाइन की जो इक्वेशन है वो दो दो इक्वेशंस पॉसिबल है। पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस प्लस के, मतलब +-3 इज इक्वल टू 0, दिस इज द पॉसिबल इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, +3 और -3। अब आप क्या करो, अब आप चेक करो कि कौन सा ऑप्शन। अब आपको बोला है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विल लाई ऑन दीज लाइन्स, है ना, कौन सा पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस पॉइंट पर लाई करने वाले पॉइंट कौन कौन से हैं। तो पॉइंट जीरो को, अच्छा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों ऑप्शन रख कर देखते बारी बारी से, है ना, कोई एक सही होना चाहिए। तो ऑप्शन ए को ट्राई करा मैंने, -1/4 -2/3, -1/4 -2/3, जो पॉइंट इस पे लाई करेगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, सही बात है। अच्छा, तो पॉइंट -1/4 को मैं रख देता हूँ इस लाइन पे। तो 4 इंटू -1/4 -3 इंटू -2/3, एक बार +3 से करके देखेंगे, है ना, फिर एक बार -3 से करके देखेंगे। समझ में आ रहा है ना, यहाँ +-3 है तो +3 -3 दोनों करके देखना होगा। तो 4 इंटू -1/4 हो जाएगा -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, 2 2 -1 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस करो या माइनस करो, 0 तो नहीं आएगा ना। अरे +3 कर दो या -3 कर दो, यहाँ पे प्लस माइनस थ्री दोनों लिखा हुआ है ना। तो 2 -1 1 है, और 1 + 3 कर दोगे तो भी 4 आएगा, और 1 -3 करोगे -2 आएगा। 0 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए नहीं है करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी पे आ जाइए, ऐसे आपको सेटिस्फाई करके देखना ही होगा, तो ऑप्शन बी पे आ जाते हैं। ऑप्शन बी में -1/4 और 2/3 बोल रखा है, तो -1/4 और 2/3 इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं अपन ये वाली लाइन में। तो 4 इंटू -1/4 -3 इंटू 2/3 +-3 देखते हैं, तो ये आ रहा है -1, क्योंकि 4 -1/4 कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे 3 और 3 कट जाएगा, तो आ जाएगा क्या अपने पास, -2 माइनस +-3, मतलब -3 +3 करो, या फिर ये तो ज़ीरो हो ही रहा है। अच्छा, और -3 ज़ीरो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, दो लाइन्स है ना यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे दो लाइन्स है, एक +3 वाली, एक -3 वाली, है ना। वी आर हैविंग टू लाइन्स, 4x -3y -3 और +3, ये दोनों लाइन्स अपना आंसर है, और इसको सेटिस्फाई ऑप्शन बी कर रहा है। ऑप्शन बी ऊपर वाली लाइन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, किसी को भी कर रहा है, तो आपका आंसर वही है, बस आगे बढ़ जाओ आप। दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं जब तक टाइप करता हूँ आप ये वाला कॉपी करें।
देखिए ये वाला क्वेश्चन है अगला, आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है। बाई चांस कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है तो पहले पॉज कर लो, क्वेश्चन लिख लो और सॉल्व कर लो, ठीक है। एक और चीज़ जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बताना भूल गया था कि ये वाले क्वेश्चन जो है वो भी जेई मीन्स 2019 का है, ठीक है। दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन जेई मीन्स 2019। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो जेई मीन्स 2019 का क्वेश्चन है और ये भी 2019 का क्वेश्चन है। बाकी बच्चे भी इसको ट्राई करें। देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, वो 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। अच्छा एक चीज़ और देखो बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन था 2 कौड़ी का क्वेश्चन नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस ना जाने कितने अपन ने डीपीपी में करे। सिंपल सा बस आपको के निकालना था, इसमें के निकालते ही आपको चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कराना था और हो जाएगा। जेई में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लिटरली इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल नहीं होते, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन है, वो ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं हम लोग, ओरिजिन से वो 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ऑफकोर्स, और वो 4 यूनिट है। सॉरी। फिर बोला गया है हमको कि विच मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट, मतलब वो लाइन डेफिनेटली ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंसी होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में होगी। एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो देखो लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स जो है वो ये वाली लाइन होती है। दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। मैं ड्रॉ कर देता हूँ ना। तो लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स ये वाली लाइन है। दे आर नॉट पैरेलल, ओके। आप ये मत सोचो कि पैरेलल है। ये ब्लू वाली लाइन को थोड़ा तिरछा कर देता हूँ ताकि आप लोग फड़फड़ाओ ना। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 4 यूनिट है। अब आपको बोला गया है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, है ना। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन से 60 डिग्री बना रहा है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ये रेड वाली लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। हाँ जी, कोई भी बच्चा अगर मुझे ये बता दे कि ये रेड वाली लाइन का स्लोप क्या होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। व्हाट विल द स्लोप ऑफ रेड वाली लाइन? -1। -1 स्लोप होगा, और इसका एंगल जो एक्स एक्सेस के साथ बनेगा ये वाला एंगल वो 135 डिग्री होगा। ये पूरा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ। स्लोप -1 कब होता है? जब tan थीटा -1 हो। tan थीटा -1 कब होता है? 135 डिग्री पे। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 135 डिग्री। अगर ये 135 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, राइट। तो व्हाट आई विल डू कि ये वाला एंगल 45 डिग्री है। अब अगर ये 45 है और ये 60 है तो 60 प्लस 45 कितना हो गया? जल्दी से बताओ। 105। तो सप्लीमेंट्री इसका ये वाला हो जाएगा। ये वाला एंगल जो है वो मैं आराम से निकाल लूँगा, कितना आ जाएगा? दिस एंगल विल बी 105 डिग्री, ठीक है। डाइजेस्ट करो जल्दी, मुश्किल नहीं है, सच में मुश्किल नहीं है। 60 प्लस 45 इज़ 105, और 180 माइनस 105 थी तो करना है आपको, तब जाके आपको मिलेगा। सॉरी, 180 माइनस 105 विल बी 75। आई एम वेरी सॉरी, है ना, ये 75 आएगा। मैं बोलना यही चाह रहा था लेकिन मैंने लिख गलत दिया, बट ठीक है। अब ये लाइन की इक्वेशन टाइप 5 से आप आराम से लिख सकते हो। टाइप 5 में मैंने आपको क्या बताया था? एक्स कॉज अल्फा, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, यही बताया था ना। अगर किसी को ये याद है तो अपना काम हो गया है। अल्फा क्या है यहाँ पे? यहाँ पे अल्फा है 75 डिग्री, ठीक है। तो एक्स कॉज अल्फा कितना हो जाएगा भाई? कॉज ऑफ 75 डिग्री प्लस वाई साइन अल्फा कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 75 डिग्री। दिस इज इक्वल टू पी के बराबर। पी कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था 4। टाइप 5 ऑफ द लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन का टाइप 5 देखिए। टाइप 5 नहीं आता अगर आपको समझ में, है ना, आपको लगता है कि नहीं सर हम टाइप 5 नहीं कर पा रहे, तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लोगे आराम से। नहीं कर पाओगे? अरे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाना है आपको। देखो यहाँ पे 75 डिग्री दे रखा है आपको, तो ट्रिग्नोमेट्री लगाना है बस। लेकिन 75 डिग्री का कॉज और साइन वैल्यू हमको आता नहीं है। वैसे मेरे को तो आता है और बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने तो सुना भी नहीं होगा जो रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं करते। कॉस 75 का वैल्यू और साइन 75,
अच्छा एक बात बताइए मुझे, कोई भी बच्चा इस क्लास में कि साइन 15 का वैल्यू किसी को याद है? √3 - 1/√2 याद है, मैंने आपको बताया था। 2√2। ये काली काली आंखें 2√2 ये वही वाला है भाई, भूल गए होंगे आप, याद दिला देता हूँ। और ये होता है √3 + 1/2√2। ठीक है। ऊपर देखिए साइन 15 लिखा हुआ है, तो इसको हम साइन 15 को cos 75 भी कह सकते हैं। cos 15 लिखा है, इसको हम लोग साइन 75 भी कह सकते हैं। ठीक है। तो cos 75 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, √3 - 1/2√2 और y इंटू साइन 75 का वैल्यू हो जाएगा √3 + 1/2√2। दिस इज इक्वल टू 4। बस आंसर मेरा आ ही गया ना। तो x इंटू √3 - 1 प्लस वाई इंटू √3 + 1 इज इक्वल टू 8√2। कौन सा ऑप्शन है ये, बी या डी में से कोई है? ऑप्शन डी है। यशस्वी क्या गलती करी थी आपने? सर मैंने प्रॉपर्टी फाई नहीं लगाई थी, तो मैंने ऐसे लंबे मेथड से सॉल्व किया था, तो उससे वो जो दो स्लोप आते हैं ना, मैंने उसमें से एक लिया था, तो उसमें आंसर बी आता है। ठीक है। लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला मैंने पढ़ा है आपको क्लास में, ऑल्दो मैं बोलता हूँ कि इससे मत किया करो, लेकिन ये एंगल ऐसा आ गया ना कि 75 डिग्री के बारे में हमको कुछ खास पता नहीं है। तो आप चाहो तो कर सकते हो ऐसा कि यहाँ पे लगा दो आप cos 75 क्या हो जाएगा, साइड एडजेसेंट दैट इज 4/हाइपोटेनस। तो उससे आपको ये हाइपोटेनस पता चल जाएगा, मतलब एक्स इंटरसेप्ट पता है। फिर उसी तरीके से आपको वाई इंटरसेप्ट भी पता चल जाएगा ये वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाने से, फिर आप इक्वेशन लिख सकते हो। बट उसके लिए भी आपको cos 75 पता होना चाहिए और sin 75 पता होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी 5 बोल रहा हूँ मैं, टाइप 5 नहीं आता है तो आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाओ ना। ये ओ ए बी ये वाला ट्रायंगल में सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाओ बस। cos 75 साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इंटरसेप्ट पता चल गया तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लिख दो, x/x इंटरसेप्ट इज प्लस y/y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन करें या कॉपी कर, चलो पहले आप कॉपी कर लो इसको। ये दोनों चीज़ें याद रखा करो, देख रहे हो काम पड़ जाती है। अच्छा मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, आप भूल गए हो, आपको साइन 15 याद ही नहीं आ रहा या cos 75 याद नहीं आ रहा, तो क्या करोगे? cos 75 की जगह ऐसा लिख लो ना यार, क्या लिखोगे बताओ? 60 नहीं, इसको ऐसा लिख लो आप, 45 - 30 और 45 + 30 ना, तो 45 + 30 लिख लो और खोल दो इसको, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो आ जाएगा। अब भाई फंस गए तो 2 सेकंड ही लगेगा ना, देखो मैं कर देता हूँ, कॉस ए 1/√2 कॉस बी √3/2 माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन 45 1/√2 साइन बी मतलब हाफ, खत्म, आ गया आंसर मेरा, 2 सेकंड नहीं लगा मेरे को, √3 - 1/2√2। किसने कहा मेमोरी बेस्ड है? भाई ये तो 2 सेकंड में आप डिराइव कर सकते हो cos 75 का वैल्यू। तो जेई आपको जो क्वेश्चन देगा वो ऐसा देगा कि बच्चा अगर फंस भी गया ना मेमोरी बेस्ड, मेमोरी अच्छा आपको याद है अगर, तो यू हैव एन एडवांटेज, आपने टाइम सेव कर लिया, आपने दिमाग को ज़्यादा हीटअप भी नहीं करा, टेंशन भी नहीं दिया, आपने डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर डाला। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए, पहले पॉज करो, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, सॉल्व सॉरी स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3 एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन x + y = 7 at a distance of 4 units from P is what? सर आर दिस लाइन्स, क्या बोल रहे हो विनायक, आर दिस परपेंडिकुलर लाइन क्वेश्चंस और पैरेलल लाइन क्वेश्चंस? बेटा अब तो मिसलेनियस क्वेश्चन चालू हो गए ना, परपेंडिकुलर पैरेलल तो पीछे छूट गया, वो भी किया अपन ने, ऐसा नहीं। सॉल्व स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3। देखिए एक लाइन है ना, मैं बना देता हूँ, दिस इज अ लाइन, ये लाइन 2, 3 से पास कर रही है, ठीक है, ये पॉइंट पी है। इंटरसेक्टिंग अदर लाइन x + y इज इक्वल टू 7, तो एक और लाइन है x + y इज इक्वल टू 7, ठीक है, x + y इज इक्वल टू 7, इससे ये 4 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है, मतलब डिस्टेंस आप लोग समझते हो क्या होता है लाइन का? देखिए एक लाइन है जो 2, 3 से पास कर रही है, ब्लू वाली लाइन है, इंटरसेक्टिंग अदर लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है अदर लाइन को एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम पी, मतलब पी से 4 यूनिट, मतलब ये पॉइंट पी जो है ना,
इसका इस अदर लाइन से 4 यूनिट का डिस्टेंस है। समझ आ रहा है? पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये परपेंडिकुलर होगा ऐसा। ये वाला डिस्टेंस 4 दे रखा है अपने को। इज दैट ओके? अच्छा, ये डिस्टेंस तो मैं निकाल लूंगा आराम से, क्योंकि पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकाला जा सकता है। नहीं यार, मैंने शायद कुछ गलत सोचा क्या? एक बार और देखते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन में यार मैंने भी गलत समझ लिया। ऐसा दिया हुआ है कि इंटरसेक्टिंग द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम p। मतलब ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये रेड वाली लाइन को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए अगर इसको p बोला है तो इसको q बोल देते हैं। तो ये ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो वाला पॉइंट का p से डिस्टेंस 4 यूनिट्स है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लैंग्वेज है समझने के लिए, बट अभी आ गया समझ में। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, ये ब्लू वाली लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक, इसका स्लोप आपको निकालना है। अच्छा, सबसे पहले विनायक मेरे को ये बताओ, रेड वाली लाइन जो है इसकी इक्वेशन तो ये है x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, देखते ही बता सकते हो आप? -1। -1 हो जाएगा। और ये वाली लाइन का स्लोप मैंने m मान लिया। ठीक है, अच्छा, तो मेरे को क्या करना है, स्मॉल m निकालना है। स्मॉल m निकाल सकता हूँ मैं आराम से। देखो, व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देता हूँ, और ये दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है ना वो थीटा है। तो एंगल बिटवीन द लाइंस का कंसेप्ट यूज़ करेंगे अपन। एंगल्स बिटवीन द लाइन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ये थीटा मैं आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो कैसे, ये पॉइंट पी से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन आराम से निकाल सकते हैं। 2 सेकंड में निकाल दूंगा मैं, ये डिस्टेंस निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकाल सकते हो। हाँ, तो डी कैन बी इजिली कैलकुलेटेड। पॉइंट 2,3 का x प्लस वाई इक्वल टू 7 से डिस्टेंस। ठीक है, तो लिखो डिस्टेंस ऑफ 2,3 फ्रॉम x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, तो 2,3 को अपन ने लाइन पे रख दिया। ऐसे ही तो निकालते डिस्टेंस। इज इक्वल टू 7 की जगह लिख दे रहा हूँ -7 इज इक्वल टू 0। ये ठीक है। अब देखो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 2,3 को अपन ने रख दिया इस लाइन पे, तो 2 + 3 - 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 1² + 1² दैट इज 2। ये आ गया डिस्टेंस हमारे पास। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 - 7 2 अपॉन √2 का मॉड, दैट इज √2। सिंपली √2 आ जाएगा। मॉड ऑफ √2 इज पॉजिटिव, तो ये डिस्टेंस कितना है, √2 है। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस अगर √2 है, तो ये थीटा का वैल्यू, मैं tan थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ। सोचो ना, ये tan थीटा का वैल्यू मैं ट्राइंगल से निकाल सकता हूँ, और 2 तरीके से निकाल सकता हूँ। मैं बताता हूँ आपको। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस पॉइंट को मैं आर बोल देता हूँ, तो ट्राइंगल पी क्यू आर में tan थीटा में लिख दूंगा। 10वीं क्लास के बच्चे से अगर लिखवाएंगे तो कैसे लिखेगा tan थीटा, कि सर थीटा के ऑपोजिट जो साइड है वो, दैट इज √2 अपॉन हाइपोटेनस। 90 के सामने क्या है, 4 यूनिट, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा 4। ये आ गया tan थीटा, √2/4। ठीक है, tan थीटा आ गया √2/4। कुछ गलत तो नहीं करा है ना? नहीं यार, tan थीटा क्या होता है, साइड ऑपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट होता है ना, सॉरी, साइड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस थोड़ी होता है। मैं तो गलती से हाइपोटेनस बोल दिया, वो तो साइन थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है, साइड ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये आर क्यू मेरे को पता होना चाहिए। काश आर क्यू पता होता तो मज़ा आ जाता। ये आर क्यू कैसे पता करेंगे यार, बताओ मुझे कोई। आर क्यू अगर किसी ने बता दिया तो मज़ा आ जाएगा। देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, है ना? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर क्यू निकाल लेता हूँ मैं, √2 अपॉन आर क्यू। ठीक है, यहाँ पे आर क्यू निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, PQ² इज इक्वल टू RQ² प्लस D²। ठीक है, PQ² इज इक्वल टू RQ² प्लस D²। D² कितना हो जाएगा, अभी अभी निकाला था √2, तो ये √2² हो गया। RQ² मेरे को निकालना है, और PQ² कितना हो जाएगा,
पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा 4 4 16। तो देखो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 2 इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर। तो आर क्यू आ गया मेरे पास √14। ठीक है, तो आर क्यू √14 आ गया, तो tan थीटा आ गया √2/√14। अच्छा, tan थीटा अपन ने एक तो ट्रायंगल की मदद से लिखा, एक बार tan थीटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चेक करना आप लोग, आराम से समझ में आएगा। tan थीटा को एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या है tan थीटा? एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, दोनों लाइन के बीच का एंगल कैसे होता है? दोनों लाइन के बीच के एंगल का tan वैल्यू आप लिखते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऐसे करके tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये tan थीटा को एक और तरीके से लिख सकता हूँ। देखो इसका स्लोप क्या है m, और इसका स्लोप क्या है -1। तो tan थीटा को ऑल्सो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। चेक करो, ठीक है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों को इक्वेट करा, दोनों ही tan थीटा है। एक बार tan थीटा मैंने ट्रायंगल से लिखा, एक बार tan थीटा मैंने एंगल बिटवीन द लाइन से लिखा। तो इक्वेटिंग 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, √2/√14। ठीक है, दिस इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m का मॉड। यहाँ से आप m का वैल्यू निकाल सकते हो बस। ठीक है, निकालोगे ना यहाँ से m का वैल्यू, थोड़ा सा मुश्किल है कैलकुलेशन बट आप कर लोगे। ठीक है, m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m। ठीक है, √2/√14 कितना हो जाएगा, 1/√7। मॉड हटेगा तो प्लस माइनस बटेगा, प्लस माइनस बढ़ दिया, और यहाँ पे आ जाएगा m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m। तो एक बार प्लस के साथ सॉल्व करो, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करो। तो प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1/√7 इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m, और -1/√7 इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस m इज इक्वल टू √7m प्लस √7। ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस √7 √7 प्लस 1 इंटू m। तो m का वैल्यू आ गया अपने पास 1 माइनस √7 अपॉन 1 प्लस √7। ये ऑप्शन में दे रखा होगा, लेकिन सेकेंड m का वैल्यू भी यहाँ से आएगा ना, तो ये भी अपन सॉल्व करके देखेंगे। बट ऑप्शन में चेक करना चाहूँगा, ऑप्शन सी मेरे को सही लग रहा है ना। ऑप्शन डी, बी फॉर बॉम्बे भी सही हो सकता है, तो चेक कर लेते वो भी, बट सिंगल करेक्ट है तो अपना काम तो हो ही चुका है। देखते हैं m-1। अच्छा करा क्या मैंने, देखो ये m1 माइनस m को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -1 है, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो m-1 हो जाएगा। m-1 इज इक्वल टू √7m प्लस √7। तो ये m माइनस √7m इज इक्वल टू 1 प्लस √7। m कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस √7 इज इक्वल टू 1 प्लस √7। तो m का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस √7 अपॉन 1 माइनस √7। ठीक है, ऑप्शन सी ही सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो प्लीज़ राइट इट डाउन, ये क्वेश्चन को आप लिख लो। अच्छा क्वेश्चन था, ये सिंपल नहीं था, दिस वॉज नॉट सिंपल, दिस वॉज स्लाइटली मॉडरेट। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट भी नहीं है, बट थोड़ा मॉडरेट ज़रूर था ये। यहाँ से लिखना स्टार्ट करें ना, पहले ये
ओके, फिर ये नीचे वाला, ओके। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नहीं, अगला अपन कंसेप्ट देखेंगे। आपने ये लिख लिया हुआ है, वो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था ज़रूर। एक एक क्वेश्चन मुश्किल था ये वाला जो अपन ने करा, इसके पहले वाले थोड़े से आसान थे। ठीक है, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक आसान क्वेश्चन और देता हूँ मैं, ताकि हमको थोड़ा अच्छा फील हो। देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1 comma 2, passing through 1 comma 2 and making an angle of 45 degree. With the line टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लो बस। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 कॉमा 2। तो एक लाइन है जो 1 कॉमा 2 से पास कर रही है, मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन। इसका स्लोप हम m मान लेते हैं। ये क्या कर रही है, दूसरी लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है इसका। सेकंड लाइन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो ये वाली लाइन का स्लोप तो मेरे को फ्री मिल गया। इसका स्लोप m2 मान लेते हैं, -2/3 होगा। इसका स्लोप m1 मान लेते हैं। तो दोनों के बीच में एंगल 45 है। तो tan 45 एंगल बिटवीन द लाइंस वाला कंसेप्ट लगाएंगे, विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2। तो m1 माइनस m2 कितना हो जाएगा, -2/3 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा 1। तो m1 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 2m1/3 प्लस -1। मॉड खोल दिया मैंने, मॉड हटेगा, प्लस माइनस बटेगा। ठीक है, तो एक बार +1 से सॉल्व करेंगे, एक बार -1 से सॉल्व करेंगे। तो करते हैं सॉल्व। देखिए, +1 से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2m1/3 इज इक्वल टू m1 प्लस 2/3। और -1 से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू m1 प्लस 2/3। ओके, तो 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू m1 प्लस 2m1/3। ओके, तो यह आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 3m1 प्लस 2m1, 5m1/3। ये 3 कट जाएगा, तो m1 का वैल्यू आ जाएगा 1/5। और यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो 2m1/3 माइनस m1 इज इक्वल टू 1 को उधर भेजा तो 1 प्लस 2/3। दिस विल बिकम 3 प्लस 1 2 5, 3 प्लस 2 5/3। और यहाँ पे आ जाएगा -m1/3। ये 3 कट जाएगा, तो m1 का वैल्यू आ गया -5 के बराबर। ओके, तो m1 का वैल्यू 1/5 है या -1/5 है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, आप लोग इसको खुद से कर लेना, मैं कॉपी करने का भी समय नहीं दूंगा। डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। अब छोटे छोटे कंसेप्ट देखेंगे। अभी आगे के टॉपिक्स बहुत आसान है। देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? देखिए, अब अगर अपने पास एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से, 4 लाइन से एक पैरेललोग्राम बनता है, तो 4 लाइन से एक पैरेललोग्राम बनेगा। मान लेते हैं कि चारों लाइंस की इक्वेशन, सब ध्यान से देखो आगे, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन देखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि चारों लाइंस की जो इक्वेशन है वो इस तरीके से, जो फर्स्ट लाइन है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। इस साइड ओके। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, तुम कोई भी बताओ, ये वाली लाइन का स्लोप कितना हो गया? y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 का स्लोप भाई लोग, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाली लाइन की इक्वेशन लिख दी मैंने। कौन सी लाइन की इक्वेशन? ये वाली लाइन की इक्वेशन। तो इसका स्लोप क्या हो गया? सेकंड वाली लाइन। अच्छा, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? मेरी आवाज़, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आयुष, इसका स्लोप बताओ मेरे को, क्या आएगा y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन का? एम। अबे m1 होगा ना? हाँ वही सर एम। तो इसका स्लोप अगर m1 है तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। तो इसका भी स्लोप क्या होगा? m1 होगा। तो ये वाली लाइन में भी क्या होगा? y इज इक्वल टू m1x तो होगा ही होगा, बस कांस्टेंट अलग होगा, तो उस कांस्टेंट को मैं c2 बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ये दो पैरेलल लाइन हुई पैरेललोग्राम की, और दो पैरेलल लाइन यहाँ पे लिखते हैं अपन। y इज इक्वल टू, लेट से इसका स्लोप m2 है तो m2x प्लस d1 बोल देते हैं, ठीक है? और इस लाइन की इक्वेशन में भी m2x आएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो स्लोप दोनों का m2 मान लेते हैं। m2x प्लस कॉन्स्टेंट अलग अलग होगा। अच्छा, तो जब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते हैं तो लाइन की इक्वेशन ना पॉपुलर फॉर्म में होनी चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में होनी चाहिए। अभी तक अपन ने जो पुराने फॉर्मूले देखे थे उसमें लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी थी? ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में। मैं इस बात को और बाद में भी अच्छे से बताऊंगा। अभी फिलहाल देखिए, आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपको लिखना है तो डायरेक्टली एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि कांस्टेंट 1 माइनस कांस्टेंट 2, c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। ये एरिया है, एरिया नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए हम मॉड लगाएंगे। ठीक है, दिस इज द एरिया। डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको डेरिवेशन करना ही है तो मैं आपको हिंट देता हूँ फॉर डेरिवेशन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाया था। एरिया क्या होता था? p1 p2 कोसेक थीटा। ठीक है, देखो एरिया बड़ा आसान है लिखना, ये कांस्टेंट माइनस ये कांस्टेंट, फिर ये वाला कांस्टेंट माइनस ये वाला कांस्टेंट, ठीक है? मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे दोनों का स्लोप, ये m1 और m1 तो यहाँ पे बराबर है, और यहाँ पे m2 और m2 बराबर है, तो m1 माइनस m2 करना, बस एरिया आ जाएगा। डेरिवेशन अगर आपको पीछे पड़ गए मेरे, आपकी नहीं सर बताओ, तो p1 p2 कोसेक थीटा लगा लो, ठीक है? यू कैन डू इट वेरी इजीली। बट मैं बोलूँगा कि क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, थीटा यहाँ पे ये होता है, और p1 p2 मतलब ये परपेंडिकुलर 1 और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 2, तो दोनों परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा कोसेक थीटा। बहुत मेहनत करके आएगा, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करो, ठीक है? ओके, तो ये पहला कंसेप्ट लिखा अपन ने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा कंसेप्ट लिखते हैं अपन, देखिए इक्वेशन ऑफ डायमीटर पैरेलल टू टेंजेंट। समझा रहा हूँ, पहले लिख लो आप।
देखिए पैरेलल टेंजेंट्स कर लेना। मान लो कि एक सर्कल है, सर्कल में दो टेंजेंट पैरेलल है, तो आपको तो पता ही है ना कि दो पैरेलल टेंजेंट जो होते हैं सर्कल के, वो दोनों डायमीट्रिकल एंड पे होते हैं। पता है नहीं पता? डायमीट्रिकल एंड्स पे होते हैं। तो ये एक टेंजेंट जो है इसकी इक्वेशन में मान लेता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन, और दूसरा टेंजेंट जो है उसकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई तो सेम होगा, बस यहाँ पे लैम्डा या सी टू लिख देता हूँ, चलो सी टू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो दो पैरेलल टेंजेंट है किसी सर्कल पे, किसी सर्कल पे दो पैरेलल टेंजेंट है, तो डायमीटर वाला जो कॉर्ड होगा या जो डायमीटर वाली लाइन होगी, उस लाइन की इक्वेशन अगर मुझे लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे अपन? देखो इस लाइन की इक्वेशन भी ए एक्स प्लस बी वाई तो इसमें भी हो गई होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल हो गई होगा, तो तीनों पैरेलल है, तीनों में ए एक्स प्लस बी वाई हो गई होगा। पता है इसमें एक लैम्डा आएगा, वो लैम्डा का वैल्यू मैं अभी से बता देता हूँ क्या होगा, वो होगा सी वन प्लस सी टू बाई टू। ये आप बिल्कुल याद रखो, ये आपको क्वेश्चन में हैंडी रहेगा, सॉल्व करने के काम आएगा। समझ में आ रहा है? सी वन प्लस सी टू बाई टू मतलब क्या हो गया, इसका कॉन्स्टेंट प्लस इसका कॉन्स्टेंट का एवरेज, यहाँ पे लिख दिया करो। इज दैट ओके? तो इसको तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि तीन पैरेलल लाइन अगर इक्वी डिस्टेंट है, नहीं सुन रहे हो आप लोग, ध्यान से सुनो, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, हर किसी का ध्यान, मैं किसी भी बच्चे को अभी एकदम से नाम लेके पूछ लूंगा। तीन पैरेलल लाइन है मेरे पास, तीनों पैरेलल लाइन अगर इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है, राइट? तो अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो बीच वाली लाइन जो होगी उसका कांस्टेंट, देखो तीनों में कांस्टेंट ही तो डिफर करेगा, बस कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। तो बीच वाली लाइन का कांस्टेंट जो है वो आप कैसे लिख सकते हो, दोनों लाइंस के कांस्टेंट का एवरेज। आ रही बात समझ में? बिल्कुल, यू कैन राइट इट दिस वे। ठीक है, तो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। अ लाइन इज इक्विडिस्टेंट टू is equidistant to 2x plus 3y plus 3 is equal to 0 and 2x plus 3y plus 9 is equal to 0. Find its equation. ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए एक लाइन है जो कि इस लाइन से 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देख कर समझ में आ जाएगा कि दोनों पैरेलल है। आ रहा है समझ में? तो 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 3 और प्लस 9 ये दोनों की दोनों पैरेलल लाइन हुई, और अगर दोनों की दोनों पैरेलल लाइन हुई तो दोनों की दोनों अगर पैरेलल लाइन हुई तो दोनों की दोनों पैरेलल लाइन है ना, ठीक है। अब एक ऐसी लाइन जो दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट दोनों से मतलब बीचों बीच पास करना चाहिए, ठीक है, एकदम बीच होना चाहिए, एकदम मिडिल में। तो इस रेड वाली लाइन की इक्वेशन में भी 2x प्लस 3y तो हो गई होगा, है ना? बस यहाँ पे कांस्टेंट की जगह लैम्डा होगा एक, पता है आपको? और वो लैम्डा क्या हो जाएगा पता है? C1 प्लस C2/2। बस आप ऐसे लिख सकते हो, फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़ी तो ऐसे आप बिल्कुल लिख सकते हो। तो दिस विल बिकम 2x प्लस 3y प्लस 9 3 12/6 इज इक्वल टू 0। इज दैट ओके? तो ये छोटा सा ट्रिक है, बहुत छोटा सा ट्रिक है, इट्स नॉट अ वेरी बिग कंसेप्ट। दो लाइन के बीचों बीच अगर आपको पैरेलल लाइन लिखनी हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। प्लीज़ इसको कॉपी डाउन करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके
अगला छोटा सा कंसेप्ट, मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स ही बता रहा हूँ अभी, बेसिकली ये कंसेप्ट नहीं है, ट्रिक्स है। तो एरिया ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल in terms of perpendicular from vertex, in terms of perpendicular from vertex। ठीक है, देखिए एक राइट आइसोसेलेस, राइट ट्रायंगल तो होता ही होता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। मान लो ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है, इसमें आइसोसेलेस क्यों है ये? पहली बात तो ये आइसोसेलेस इसीलिए है क्योंकि ये वाला साइड और ये वाले साइड का लेंथ बराबर होगा। ठीक है, तो ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब इसका एरिया आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स। मान लो जो वर्टेक्स है ये वाला बी वाला, इससे अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा सामने वाले हाइपोटेनस पे, और ये परपेंडिकुलर का लेंथ पी है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे लिखेंगे अपन, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखेंगे? एनीवन इन दिस क्लास जो मुझे बता दे इस ट्रायंगल का एरिया पी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो करना क्या है आपको, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मैं सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक सर्कल बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक सर्कल मैंने बनाया। अब ये जो सर्कम सर्कल बना है डेफिनेटली उसका डायमीटर एसी होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो सेमी सर्कल में ही एंगल 90 डिग्री होता है। मतलब ये सेमी सर्कल होगा तो ये डायमीटर रहा होगा, है ना, जरूर एसी डायमीटर होगा। और अगर एसी डायमीटर होगा, अगर एसी डायमीटर होगा तो इस डायमीटर का सेंटर जो होगा ना, वो ये वाला पॉइंट होगा। बताओ कैसे? देखिए ये डायमीटर है तो ये परपेंडिकुलर होगा एंगल इन सेमी सर्कल ना। ठीक है, हम लोगों ने देखो ये सीखा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल बनता है, ये जो सर्कम सर्कल बनता है, उस सर्कम सर्कल का सेंटर कहाँ पर होता है? ये मिड पॉइंट पे सेंटर होता है, राइट, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे। उसी को हम सर्कम सेंट्रो कहते थे, याद है ना आपको, मैंने बताया था हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे सर्कम सेंट्रो आता है। और ये वर्टेक्स जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते थे। ठीक है, और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आइसोसेलेस है, अगर ये आइसोसेलेस है तो अगर मैं सामने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ तो डेफिनेटली वो मीडियन की तरह भी काम करेगा। अगर मैं ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ या हाइट ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने हाइट ड्रॉ करा, तो वो परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, और वो आइसोसेलेस होने की वजह से ये मिड पॉइंट पर हिट करेगा, तो ये डेफिनेटली मिड पॉइंट कहलाएगा। और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये ओ बी विल बी द रेडियस, ओ बी विल बी द रेडियस। ठीक है, ओ बी विल बी द रेडियस। और अगर ओ बी रेडियस है
तो रेडियस कितना हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? तो रेडियस क्यों है वो भी, क्योंकि भाई सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक रेडियस होता है ना, तो ये रेडियस ही हो गया। और अगर ये रेडियस है तो ओ ए भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है, सही है। तो ये भी पी हो जाएगा और ये भी पी हो जाएगा। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हो आराम से। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस दैट इज ए सी। ए सी को बेस मान लिया और ओ बी को हाइट मान लिया इंटू ओ बी। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया 2p और हाइट कितना हो गया p। तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ हाफ कट जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, तो p के टर्म्स में जो एरिया आ रहा है दैट इज p स्क्वायर। ठीक है, डीपीपी 3 कंप्लीट करना है। कितने लोगों ने कर लिया एक बार मुझे इन्फॉर्म भी करना आप लोग, या भेज देना मुझे, है ना। डीपीपी 4 मैं आपको कल दूंगा, आज 3 कंप्लीट हो जानी चाहिए। 2 भी मैं चेक करूंगा कल। ठीक है, चेक क्या आप भेज देना, चेक कर लूँगा। ठीक है, मंडे के लेक्चर से आपका फ्रंट कैमरा ऑन रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक वीक मैंने आपको आराम से प्रैक्टिस दे दिया है। अब मैं फाइनल अटेंडेंस ले रहा हूँ अभी, आई एम टेकिंग फाइनल अटेंडेंस, प्लीज़ वेट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक यू।